हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एम्स के एमएससी नर्सिंग और एमएससी कोर्सेज के रिगार्डिंग होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप 2023 में प्लान कर रहे हो एमएससी नर्सिंग करने का एम्स से या फिर एमएससी कोर्सेज से, ठीक है, क्योंकि एमएससी में काफी सारे और भी कोर्सेज हैं नर्सिंग के अलावा जो कि आप एम्स से कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बारे में जो मैं इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देख लोगे तो आपको जो है इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इन केस यू आर प्लानिंग तो आप इस वीडियो को प्लीज जरूर पूरा देखो। और साथ ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्यूचर में जब एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन आ जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे या होने वाले होंगे, या जब भी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है एमएससी नर्सिंग या फिर एमएससी कोर्सेज से रिलेटेड, तो आपको जो है मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो ये है कि आपसे जो नोटिफिकेशन है वो मिस नहीं होगा और आप जो है टाइमली अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सारे ही पैरामीटर्स को कवर करने वाले हैं कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक आएगा, कब स्टार्ट होगा, एग्जाम आपका कब तक कंडक्ट होगा, ठीक है, सीट्स कहां कहां पर हैं, टोटल सीट्स कितनी है कैटेगरी वाइज, और एमएससी के और जो है कौन कौन से कोर्सेज हैं। ठीक है, तो उन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही सभी के एलिजिबिलिटी के वो भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो अभी आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो है आपका एम्स का प्रोस्पेक्टस 2022 का। ठीक है, एमएससी नर्सिंग, एमएससी कोर्सेज और मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये तीन मेजर कैटेगरीज हैं जिसको हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, क्योंकि मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी भी है जो होता है, इसका भी एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो ये 2022 का प्रोस्पेक्टस है, लेकिन सभी इन्फॉर्मेशन जो है कॉमन ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन चेंज होगी वो मैं आपको जो है जब 2023 का प्रोस्पेक्टस आ जाएगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो यहां से हम सभी डिटेल्स को कवर करने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ सकते हैं। ठीक है, एक जो आइडिया है मतलब कि कौन से मंथ में आएंगे या जो टाइम पीरियड है कब तक आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 2022 के अकॉर्डिंग आप यहां पर देख सकते हो जो मास्टर्स कोर्सेज थे, मतलब एमएससी नर्सिंग, एमएससी कोर्सेज और मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, उसका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो 27 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, तो अभी हम इसी के अकॉर्डिंग जो है लगाकर चल रहे हैं कि आपको जो है मतलब आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, ये जो रजिस्ट्रेशन करना होगा वो अप्रैल के मंथ में या फिर मार्च में भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, मार्च एंड या फिर अप्रैल में, तो यही कहीं इसी टाइम पर जो है इसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे। तो इस टाइम को आपको अपने दिमाग में रखना है कि जब भी आपको मतलब जब मार्च आ जाएगा, मार्च एंड आ जाएगा या फिर अप्रैल आ जाएगा, तो उस टाइम पर जो है आपको अलर्ट रहना होगा, आपको वेबसाइट चेक करनी है। अदरवाइज आप अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको सभी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो यहां पर जो है इस तरीके से कुछ इसका शेड्यूल रहेगा, मतलब मार्च या अप्रैल में ही आपके कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन के स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, अब यहां पर एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो एग्जाम जो है वो आपका टेंटेटिवली जून के मंथ में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो नीचे की तरफ डेट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एमएससी कोर्सेज 18 जून लिखा है, मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी 18 जून एंड एमएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है वो 25 जून को हुआ था। तो आप ये मानकर चलो कि आपका जो एग्जाम है, चाहे वो एमएससी कोर्सेज का हो, मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी का हो या फिर एमएससी नर्सिंग का हो, तो ये कहीं जाके आपका जो सेकंड हाफ है जून का, उस टाइम पर ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अभी से आप जो है इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और आपको पता है कि जून में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो अभी आपके पास मई तक का टाइम है, यानी कि 5 मंथ्स का टाइम अभी आपके पास है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पर, और ये एग्जाम की शिफ्ट्स वगैरह दे रखी हैं कि कब कब जो है एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, एमएससी नर्सिंग मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है, और बाकी ये रिजल्ट की डेट वगैरह दी है, ये इसको छोड़ते हैं। अभी एप्लीकेशन फॉर्म की जो है फीस की बात कर लेते हैं, यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करोगे, फॉर्म फिल करोगे, तो आपको कितनी फीस यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 1500 रुपीज प्लस टैक्सेस कुछ होते हैं, मतलब 15-20 रुपए मैक्सिमम टैक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके मोड ऑफ पेमेंट पे डिपेंड करता है, क्रेडिट से कर रहे हो या डेबिट कार्ड से कर रहे हो, ठीक है, या फिर नेट बैंकिंग से कर रहे हो, तो उस ट्रांजैक्शन गेटवे पर डिपेंड करता है कि किससे आप कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपके चार्जेस लगते हैं। ठीक है, तो ये 1500 है, और जहां तक ये चेंज नहीं होंगे इस बार भी इतने ही रहेंगे, लेकिन फिर भी कोई चेंज आता है तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ओबीसी कैटेगरी के लिए भी 1500 है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 1200 रुपीज है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1200 रुपीज है, और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म फ्री है। ठीक है,
और यहां पर देखो मैं आपको एक चीज पहले से इन्फॉर्म कर दूं, जब देखो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो पहली चीज तो आप अच्छे से ये समझ लो कि यहां पर आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्लीज फिल करने में जो है जल्दबाजी मत करना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो फॉर्म को फिल करने में बहुत ज्यादा ऐसे पैनिक करते हैं और उसके बाद क्या होता है उनका फॉर्म गलत हो जाता है और फिर वो एक्सेप्ट नहीं होता बल्कि रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट की काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं। तो जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तब मैं आपको अच्छे से पहले एक्सप्लेन करूंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है, पेमेंट का सही तरीका क्या है, उसको फॉलो करके ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। ठीक है, अदरवाइज अगर थोड़ी सी भी गलती होती है, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं करते या जो फोटोग्राफ है या जो सिग्नेचर है वो अगर फॉर्म में सही से अपलोड नहीं करोगे तो एम्स की तरफ से आपका फॉर्म जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ओके, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये एम्स वगैरह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दी गई हैं। कोर्सेज अवेलेबल, कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। तो एमएससी नर्सिंग पहला कोर्स है हमारा। ठीक है, तो एमएससी नर्सिंग में जो अलग अलग फील्ड हैं वो कौन कौन सी है। पहला तो आपका कार्डियोलॉजी या फिर सीटीवीएस नर्सिंग है। ठीक है, उसके बाद ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग है, फिर न्यूरोसाइंसेस नर्सिंग है, फिर नेफ्रोलॉजिकल नर्सिंग है, फिर क्रिटिकल केयर नर्सिंग है, फिर पीडियाट्रिक नर्सिंग है और फिर साइकेट्रिक नर्सिंग है। तो ये एमएससी नर्सिंग के कुछ स्ट्रीम्स है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद एमएससी कोर्सेज की बात करें तो एमएससी कोर्सेज में आपका मेडिकल एनाटॉमी है, उसके बाद मेडिकल बायोकेमिस्ट्री है, बायोफिजिक्स है, कार्डियोवैस्कुलर इमेजिंग एंड एंडोवैस्कुलर टेक्नोलॉजीज है, फिर मेडिकल फिजियोलॉजी है, मेडिकल फार्माकोलॉजी है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी है और फिर न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी है। तो ये आपके एमएससी कोर्सेज है। उसके बाद एक और जो कोर्स है वो मैंने आपको बता दिया, मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब यहां पर ये दिया है, ये कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, ऑब्जेक्टिव्स हो रहा है, तो मैं इसको स्लो मतलब यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो आप अगर किसी भी कोर्स के बारे में पढ़ना चाहो तो आप उसको पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, कि एमएससी नर्सिंग में क्या करवाया जाता है, उसका एम ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर मेडिकल एनाटॉमी है, बायोकेमिस्ट्री है, फिजिक्स है। ठीक है, उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर इमेजिंग एंड एंडोवैस्कुलर टेक्नोलॉजीज है, फिर मेडिकल फिजियोलॉजी है। ठीक है, फिर फार्माकोलॉजी है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी, उसके बाद न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी और ये लास्ट में यहाँ पर मेडिकल मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सब कुछ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये सीट मैट्रिक्स दी गई है, ये 2022 के अकॉर्डिंग है। अब जो 2023 में आएगी सीट मैट्रिक्स वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि चेंज होगी, लेकिन सीट्स जो है वो इंक्रीज हो सकती हैं या फिर डिक्रीज भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है जो भी उनकी तरफ से सेटलमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये सबसे पहले जो है एम्स न्यू दिल्ली की सीट्स दे रखी हैं। ठीक है, तो ये जो सीट्स हैं और इनके कोर्सेज यहाँ पर साइड में यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, मेडिकल एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, ये सभी यहाँ पर कोर्सेज लिखे हुए हैं, एमएससी कोर्सेज, और सभी जो टोटल सीट्स यहाँ पर हैं वो है 71। उसके बाद नीचे यहाँ पर एमएससी नर्सिंग कोर्सेज की सीट्स मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, एमएससी नर्सिंग में जो अलग अलग मैंने अभी आपको स्ट्रीम्स बताए थे उनकी सभी की सीट्स यहाँ पर लिखी हैं। जैसे ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग की जो है 4 टोटल सीट्स हैं, जिसमें 1 अनरिजर्व्ड के लिए है, 2 ओबीसी के लिए है, 1 एससी के लिए है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कंप्लीट सीट मैट्रिक्स को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आप ये मत सोचना कि यहाँ पर सीट्स काफी कम है तो हमें यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करना चाहिए, ट्राई नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो ये मत सोचना कि सीट्स कम है, अपने आप पूरी मेहनत करना तो आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, और उसके बाद जो है ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये एम्स रायपुर की सीट मैट्रिक्स दी गई है एमएससी नर्सिंग कोर्स की। तो एमएससी नर्सिंग की जो सीट्स हैं एम्स रायपुर में वो 4 हैं टोटल, जिसमें से 3 अनरिजर्व्ड की हैं, 1 ओबीसी की है। उसके बाद जो है एमएससी नर्सिंग कोर्स एट एम्स ऋषिकेश। तो ये एम्स ऋषिकेश में आपकी सभी स्ट्रीम्स की जो है सीट्स यहाँ पर दी गई हैं और टोटल जो है 25 सीट्स हैं आपकी एमएससी नर्सिंग की। उसके बाद ये एमएससी कोर्स की जो एमएससी नर्सिंग की जो है भुवनेश्वर में सीट मैट्रिक्स दी है, अलग अलग कोर्सेज की आप देख सकते हो। उसके बाद एम्स भोपाल की सीट मैट्रिक्स यहाँ पर दी है, फिर एम्स जोधपुर की है। ठीक है, यहाँ पर आपका एम्स जोधपुर में सिर्फ आपका मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, सिर्फ आपका मास्टर्स कोर्स है और यहाँ पर एमएससी नर्सिंग नहीं है। ओके, उसके बाद जोधपुर में यहाँ पर एमएससी नर्सिंग कोर्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर उसके बाद पटना में यहाँ पर एमएससी नर्सिंग कोर्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो आप देख लेना। ठीक है, और ये जो सब चीजें हैं ये आपके तब काम आएंगी जब आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो काउंसलिंग में जब आप ऑप्शंस को फिल करोगे तब आप इसको अच्छे से चेक करना, तब इसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, फिर ये आपका गोरखपुर हो गया, फिर उसके बाद आपका नागपुर हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ड्यूरेशन जो कोर्स की लिखी है, सभी कोर्सेज की यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पर 2 ईयर्स है। ठीक है, चाहे वो एमएससी नर्सिंग हो, एमएससी बायोटेक मास्टर्स इन बायोटेक हो या फिर कोई भी एमएससी कोर्स हो। ओके, और उसके बाद जो है ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया इसे छोड़ देते हैं, ये अभी आपके मतलब का नहीं है। ठीक है, जितनी सीट्स हैं वो रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही अरेंज की गई हैं। और यहाँ पर जो है सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है वो है आपका, आप अगर
ओबीसी कैटेगरी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर जो इश्यू डेट होती है उसका यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है आपको, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो है ये ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर स्पेसिफाई की गई है डेट्स, ठीक है। तो ये डेट्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी ही दूंगा कि आपका जो डेट है वो कब का होना चाहिए सर्टिफिकेट के ऊपर। अगर वो जो डेट है वो उनके क्राइटेरिया से मैच नहीं हुआ तो फिर आपको ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इशू डेट की, ठीक है। उनका कितना भी पुराना हो चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ये ईडब्ल्यूएस की डेट्स दे रखे हैं। फिर एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हम लोग आ गए, मतलब अब हम एलिजिबिलिटी के बारे में देखते हैं। तो पहला है एमएससी या फिर मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स, ठीक है। तो अगर आप कोई भी एमएससी कोर्स करना चाहते हो, नर्सिंग के अलावा जितने भी एमएससी कोर्सेज है वो करना चाहते हो, या फिर मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हो, तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला यह है कि द कैंडिडेट मस्ट पोजेस वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस एंड हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स एंड 55% मार्क्स इन एससी एसटी कैंडिडेट्स, ठीक है। तो ये जो नीचे कोर्सेज दिए गए हैं इनमें से आपके पास एक कोर्स होना चाहिए, मतलब ये आपने बैचलर्स में अपने किया हो। अगर आप जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो मिनिमम आपके कोर्स में 60% होने चाहिए, और एससी एसटी के लिए ये क्राइटेरिया 55% है, ठीक है। तो या तो आपने एमबीबीएस या बीडीएस किया हो, बीवीएससी किया हो, या तो आपने, ठीक है। लेकिन एमबीबीएस बीडीएस में आपका क्राइटेरिया थोड़ा चेंज है, ठीक है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 55% है और एससी एसटी के लिए 50% है। उसके बाद या तो आपने बीवीएससी किया हो यानी कि वेटनरी साइंस, या फिर बी फार्मा किया हो, या फिर बीपीटी किया हो यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। उसके बाद लास्ट इन्होंने दिया है बीएससी डिग्री ऑफ मिनिमम 3 years ड्यूरेशन इन एनी सब्जेक्ट। अगर आपने बीएससी भी करा है सिंपल तो किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है तब भी आप एमएससी का कोई भी कोर्स यहाँ पर कर सकते हो और मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी आपके पास डिग्री है तो आप ये नहीं कर सकते। अगर मान लो किसी ने बीटेक बायोटेक किया है तो वो इसको नहीं कर सकता, मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ नोट लिखा हुआ है, द एडमिशन रिक्वायरमेंट फॉर एमएससी मेडिकल एनाटॉमी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, ये सब जो है विल बी एज मेंशन बिलो, ठीक है। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी के लिए जो है बीएससी डिग्री इन एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू बायोलॉजी और अलाइड टू बायोलॉजी, ठीक है। तो अगर आप रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी और क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी का कोर्स करना चाहते हो तो आपको जो बीएससी होना चाहिए वो बायोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में बीएससी एमएससी करना चाहते हो तो आपका जो बीएससी है वो आपका न्यूक्लियर मेडिसिन में ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसके लिए ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी कोर्स चलेगा। या फिर इसमें लिखा है न्यूक्लियर मेडिसिन में कि आपका बीएससी जो है पीसीएम से हो, या फिर जो है आपका बीएससी रेडियो डायग्नोसिस या रेडियोथेरेपी में, या फिर आपका जो बीएससी वो लाइफ साइंसेस में हो जिसमें आपका फिजिक्स एक सब्जेक्ट हो, ठीक है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर इमेजिंग के लिए यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन दी गई कि आपके पास बीएससी डिग्री होनी चाहिए रेडियोग्राफी में, ओके। Candidates obtain training or degree from non-hospital based institutes are not eligible for MSc courses in cardiovascular imaging and endovascular technologies, और बी जो है यहाँ पर MSc न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी दिया गया, ठीक है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना बीएससी नॉन हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन से किया है तो वो लोग ये दोनों कोर्सेज नहीं कर सकते जो यहाँ पर ए और बी में मेंशन किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि एडमिशन रिक्वायरमेंट्स आर सेम लाइक अदर एमएससी कोर्सेज अलोंग विद, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्लियर कर दिया बीटेक बायोटेक वाले जो है एलिजिबल है, क्योंकि ऊपर इन्होंने ये चीज मेंशन नहीं करी थी तभी मैंने बोला था कि बीटेक बायोटेक वाले एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कर दिया, ठीक है। तो मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी करना है तो बीएससी का कोई भी डिग्री हो या फिर आपका बीटेक बायोटेक हो तो आप यहाँ पर जो है मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है एमएससी नर्सिंग, ठीक है। तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग, अगर एमएससी नर्सिंग आपको करना है तो या तो आपने बीएससी नर्सिंग किया हो या फिर बीएससी नर्सिंग पोस्ट सर्टिफिकेट किया हो या फिर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हो, ठीक है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया है परसेंटेज का वो है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 60% और जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है ये 55% है, ठीक है। और साथ ही क्या होना चाहिए बीएससी के साथ, मतलब जो आपका बीएससी कंप्लीट होता है उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन एज नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ, ठीक है। तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा स्टेट नर्सिंग काउंसिल में तो आप एमएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है कैंडिडेट्स पोजेसिंग बैचलर्स डिग्री थ्रू डिस्टेंस लर्निंग कोर्स शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर ऑल एमएससी कोर्सेज, ठीक है। तो अगर किसी ने डिस्टेंस से किया या करस्पॉन्डेंस से किया, रेगुलर कोर्स नहीं किया है बीएससी, तो वो किसी भी एमएससी कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होगा, ये इन्होंने साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है।
ठीक है। और उसके बाद है फॉर इंडियन नेशनल 5% रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेचमेंट डिसेबिलिटी, तो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 5% रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। और उसके बाद है फॉर एमएससी और मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी और एमएससी नर्सिंग कोर्सेज, कैंडिडेट्स who are due to appear the qualifying examination or have already appeared and are awaiting result can also apply for admission, but such candidate must furnish proof of passing the qualifying examination on or before 31st July, ठीक है। और all MSc nursing candidates can submit certificate of registration as a nurse and midwife from Indian Nursing Council or State Nursing Council at the time of seat allocation or joining if they are selected, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, और तीसरी चीज दी गई है, all selected candidates for MSc nursing courses are required to furnish the proof of recognition of their college at the time of verification of their document, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तीसरी चीज ये लिखी है कि मान लो अगर आपका जो अभी बैचलर्स कोर्स है वो चल रहा है, ठीक है, चाहे वो अगर आप एमएससी का कोई भी कोर्स करना चाहते हो, चाहे आप मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हो या एमएससी नर्सिंग करना चाहते हो, लेकिन आपका जो सपोज अभी फाइनल ईयर चल रहा है और आपका रिजल्ट अगर 31 जुलाई से पहले पहले आ जाता है, तब आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। 31 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ गया, देन इट्स ओके। और साथ में ये लिखा है कि जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, सीट अलॉट होने के टाइम पे आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन है नर्सिंग काउंसिल के साथ, वो आपको तब सबमिट करना होगा। तो वो आप तब तक अरेंज अगर कर पाते हो तो आप यहाँ पर इसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो और आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है स्कीम ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन। तो अब जो है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एडमिशन विल बी एंटायरली मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड इन दिल्ली और एनसीआर। तो आपका जो एग्जाम होगा ये एमएससी कोर्सेज के लिए वो सिर्फ दिल्ली या फिर एनसीआर रीजन में ही होता है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लो। अगर आप सपोज केरला से हो, वेस्ट बंगाल से हो, आंध्र से हो, कहीं से भी हो, आपको जो एग्जाम है, एग्जाम डेट के दिन आपको एग्जाम देने के लिए दिल्ली या फिर एनसीआर ही आना पड़ेगा, मतलब दिल्ली आना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लो, ओके। और उसके बाद जो है यहां लिखा है द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एमएससी नर्सिंग एमएससी कोर्सेज विल बी कंडक्टेड इन दिल्ली ओनली, ये मैंने आपको बता दिया। द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, ठीक है। तो हिंदी में यहां पर एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपके सभी एग्जाम होंगे, चाहे वो कोई भी मास्टर कोर्स हो। नो सिलेबस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंस्टीट्यूट, तो कोई भी इन्होंने सिलेबस नहीं दिया है। सिलेबस आपको वही है जो आप अपना जिस फील्ड में आप नर्सिंग के लिए जाना चाहते हो उसी के बारे में आप ज्यादा पढ़ो। अगर सपोज कोई एमएससी नर्सिंग करना चाहता है तो वो अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स अच्छे से पढ़े, ठीक है ना। या फिर कोई मास्टर्स कोर्स करना चाहते हैं, सपोज मास्टर्स इन बायोटेक करना चाहता है, तो वो अपने जो बीटेक बायोटेक अगर उसने करा है या फिर बीएससी बायोटेक करा है तो वो उसका कोर्स अपना अच्छे से पढ़े, ठीक है। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहां पर दिया है। एग्जाम पैटर्न आपका किस तरीके से रहेगा, एमएससी नर्सिंग कोर्स के लिए क्या रहेगा। द क्वेश्चन पेपर फॉर एमएससी नर्सिंग कोर्सेज विल बी ऑफ 90 मिनट्स ड्यूरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 90 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 90 मार्क्स, ठीक है। तो 1 क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स ईच, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और 90 क्वेश्चन होंगे, 90 मार्क्स होंगे, और यहां पर जो 1.5 घंटे का टाइम आपको यहां पर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है एमएससी और मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए तो सेम यहां पर क्राइटेरिया वही 90 मिनट्स का टाइम है, 90 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और 90 मार्क्स का होगा, ठीक है। और ये इसको छोड़ देते हैं, मेथड ऑफ रिजॉल्विंग टाइज, ये बात की चीजें हैं सब, ठीक है। और यहां पर जो है नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो यहां पर साफ लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। तो ईच करेक्ट रिस्पॉन्स विल गेट अ स्कोर ऑफ +1 मार्क एंड ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स विल गेट अ स्कोर ऑफ -1/3, यानी कि 0.33 मार्क्स आपके नेगेटिव में जाएंगे अगर आप कोई भी आंसर गलत और वहां पर मार्क करके आते हो, ठीक है। उसके बाद मिनिमम कट ऑफ स्कोर जो है वो ये है कि मिनिमम कट ऑफ शेल बी 50th परसेंटाइल फॉर ऑल पीजी कोर्सेज इन द कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो एक एकेडमिक मीटिंग के अकॉर्डिंग, जो एक एकेडमिक कमेटी के अकॉर्डिंग 50 परसेंटाइल से कम अगर आपका स्कोर होता है तो आप यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। बेसिकली देखो एक चीज मैं बताऊं, 50th परसेंटाइल और 50% ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में डिफरेंस जानना है तो कोई भी यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। 50% का मतलब तो ये हो गया कि 45 मार्क्स 90 में से, लेकिन 50th परसेंटाइल पे मार्क्स कितने भी हो सकते हैं, वो 35 भी हो सकते हैं, वो 30 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है ओवरऑल कैंडिडेट्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं कि 90 में से 45 ही लाने हैं, बेसिकली इट्स 50th परसेंटाइल क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया इसका नेगेटिव मार्किंग का भी, ओके। और इसको जो है परसेंटाइल स्कोर में कन्वर्ट किया जाएगा, उसी के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। और यहाँ रूल्स वगैरह दिए गए हैं परसेंटाइल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। फिर ये मेथड ऑफ सीट एलोकेशन है, ये सब बात की चीजें ये मैं आपको तब बताऊंगा जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है डीडी वगैरह के बारे में, ये भी मैं आपको तभी बताऊंगा, ठीक है। ये अभी आपके काम की नहीं है, जब तक एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता तब तक ये इन्फॉर्मेशन अभी काम की नहीं है,
ठीक है। और यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जो है कोई और खास इन्फॉर्मेशन मुझे लगता नहीं है कि अब है यहाँ पर, ठीक है। फिर भी मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी आपको फीस वगैरह के बारे में बता देता हूँ, हॉस्टल के बारे में बता देता हूँ। तो देखो, एमएससी नर्सिंग वालों को तो हॉस्टल मिलता ही है, लेकिन बाकी जो कोर्सेज है उसमें शायद हॉस्टल कुछ कॉलेजेस में हो सकता है, कुछ कॉलेजेस में नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको नीचे चल के दिखा देता हूँ, इसी पीडीएफ में दे रखा है, ठीक है। तो ये फी एंड अदर एक्सपेंसेस के बारे में दिए, फीस की इन्फॉर्मेशन दी है। तो फीस तो आपको पता है एकदम नेग्लिजिबल है यहाँ पर, ठीक है। ट्यूशन फीस आप देख सकते हो 700 रुपीज है 2 साल की। लैब फीस है आपकी 80 रुपीज, ठीक है। तो आपका 2000 रुपीज में जो आपका पूरा काम हो जाएगा यहाँ पे फीस का। और हॉस्टल की सिक्योरिटी 1000 रिफंडेबल है, जो कि आपके कोर्स को पूरा होने के बाद मिल जाती है वापस, ठीक है। तो 2000 रुपये फीस है आपकी पूरे 2 साल की। ओके, बाकी मेस का जो खाने का खर्चा होता है वो शायद आपको मंथली पे करना पड़ता है अराउंड 3000 रुपीज, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद है हॉस्टल एकोमोडेशन के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखी है कि एमएससी पैरामेडिकल कोर्स और मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज स्टूडेंट्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड हॉस्टल एकोमोडेशन एट एम्स न्यू दिल्ली। तो एम्स न्यू दिल्ली में जो है जो एमएससी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं या फिर मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज है, तो उनको वहां पर हॉस्टल नहीं दिया जाता है। ये खाली एम्स दिल्ली के बारे में यहाँ पर लिखा है। बाकी नर्सिंग का तो मुझे पता है कि नर्सिंग में जो है हॉस्टल मिलता है, ठीक है। नर्सिंग में तो एमएससी नर्सिंग में सभी को हॉस्टल मिल जाता है, और बाकी एमएससी कोर्सेज का नहीं पता मुझे एग्जैक्टली, तो वो आप कहीं से पता कर लेना, ठीक है। और उसके बाद स्टाइपेंड वगैरह है, तो स्टाइपेंड यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं दिया जाएगा किसी भी कोर्स में, ना तो एमएससी नर्सिंग में, ना एमएससी कोर्सेज में, ना मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। और बाकी देख लेते हैं हम नीचे चल के कोई अगर और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी रैगिंग वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको। फोटो वगैरह अपलोड आप कैसे कर सकते हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अगर फोटो अपनी सही से अपलोड नहीं करते तो वो आपका फॉर्म जो है ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको सब बताऊंगा जब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि चैनल के साथ जो आप बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। अब ये सारा प्रोसेस वही है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो इस वीडियो को जो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर कवर कर ली है, सभी डिटेल में इन्फॉर्मेशन को कवर किया है। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या तो बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, ठीक है। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसका जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, सो दैट यह फॉर्म जो है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपसे मिस ना हो, ठीक है। और उसको कैसे सही से फिल करना होगा वो भी मैं आपको सब डिटेल्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा एट द टाइम ऑफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।